क्या ये आपको प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि वहां से तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जारी रहे और अमेरिका खुद उन जहाजों की सिक्योरिटी के लिए आगे खड़ा रहे? अगर मान लो इसमें अमेरिका बिल्कुल इसमें सक्सीड हो जाता है, देखिए इस लड़ाई में विक्ट्री जीत किसकी होगी ये नहीं कहता, पर अमेरिका सक्सेस मान लो, अमेरिका सक्सीड करता है हम्म। अपने एजेंडा में और कुछ टर्म्स पे मान जाता है वो ईरान, और ये पीस आ जाती है, तो क्या इस इलाके में पूरा का पूरा फिर अमेरिका का दबदबा होगा? अमेरिका कल कुछ भी करेगा और अमेरिका ओवरसी करे और आप उसको करके तो फिर क्या प्रॉब्लम है? साहब गाजा आपके बिल्कुल कंट्रोल में है, आप एड आने दें ना आने दें आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को उठाएं जिस मर्जी को करें, तो इजराइल के अस्तित्व को कहाँ से खतरा है? एक बवंडर बना दिया, एक हवा बना दिया अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नेतन्याहू ने 40 साल से सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की एलपीजी गैस अब 913 रुपए की मिलेगी, पहले ये 853 रुपए की थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ गए हैं। अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1883 रुपए का मिलेगा। ये बढ़ी हुई कीमतें अब लागू हो चुकी हैं। इससे पहले सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा किया था, यानी कि यह बढ़ोतरी करीब एक साल बाद हुई है। 1 मार्च 2026 को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 31 रुपए बढ़ाए गए थे। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के चलते देश में गैस की किल्लत की आशंका है। सरकार ने 5 मार्च को इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन को बढ़ाने का आदेश भी दे दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को ही करनी होगी। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल हैं। इसका मकसद कंज्यूमर्स को बिना रुकावट के गैस सिलेंडर की सप्लाई करना है। लेकिन यह गैस का संकट आया क्यों, यह समझना जरूरी है। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लगभग बंद हो जाना। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना है। यह करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रह गया है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर यहां से गुजर नहीं रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगवाता है। ईरान खुद इस रूट से एक्सपोर्ट करता है। दूसरी वजह है प्लांट पर ड्रोन हमले से एलएनजी का प्रोडक्शन रुक जाना। पिछले हफ्ते अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की और इसके जवाब में ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और पोर्ट्स को निशाना बनाया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देश कतर ने अपने एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया है। इससे भारत में गैस की सप्लाई घट गई है। भारत अपनी जरूरत की करीब 40% एलएनजी यानी कि 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से आयात करता है और वहां पर प्रोडक्शन रुक गया है। तो क्या भारत में आने वाले दिनों में गैस को लेकर संकट हो सकता है? और इस युद्ध के बीच में भारत अपने हालात संभालने के लिए क्या कर सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है करीब करीब, और जो कतर है जहां से हम सबसे ज्यादा अपना गैस आयात करते हैं, वहां पर एलएनजी प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है क्योंकि ईरान का अटैक वहां पर हुआ है। भारत में 60 रुपए कीमत गैस की बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ यह चर्चा है कि भारत में आने वाले दिनों में गैस की किल्लत हो सकती है। आपका इसे लेकर क्या आकलन है और भारत को इसके लिए किस तरह से तैयार होना होगा? देखिए, अब तो भारत मेरे ख्याल में सिर्फ रशिया की तरफ देख सकता है और जल्दी से रशिया से जो गैस आ रही थी एलएनजी रशिया से बहुत ला सकते हैं आप, अपने एकदम से अपना शिफ्ट करना चाहिए और वहीं से एलएनजी का आपका पूरा भरपूर हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, देखिए ये संकट जो है ये अमेरिका ने बहुत सोच समझ के डाला इस इलाके में। ये इलाका दुनिया का एनर्जी लाइफलाइन है एनर्जी की, या यूं कहूँ यहाँ की जो एनर्जी है वो दुनिया की लाइफलाइन। तो ये जो डिस्टर्बेंसेज हैं, जो मतलब सिर्फ लड़ाई ईरान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ईरान की प्रभुसत्ता का मसला नहीं है। मसला है
पूरे के पूरे जो दुनिया की ट्रेड रूट्स हैं, जो दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी है, जो इस इलाके में मल्टी एथनिसिटी, आप देखिए साहब, हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोग हैं। अगर हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोग हैं तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और छोटी और कंट्रीज के यहाँ कम से कम भी 80 से 85 कंट्रीज के सिटीजन इस एरिया में हैं। थोड़े हों, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के थोड़े हों। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसको डिस्टर्ब करने से ये बिल्कुल था कि भाई यहाँ से एलएनजी, यहाँ से पेट्रोल, डीजल, ये सब महंगे हो जाएंगे, हाहाकार मचेगी। और आपने ये एक ऐसा युद्ध स्टार्ट कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ये ऐसी दुर्दशा में फंस गए आप कि आप ये युद्ध, अगर आप सोचते हैं कि भाई 1 दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में, 10 दिन में, नहीं, क्योंकि ईरान जो है वो एक लड़ेगा। ईरान, आपने सोचा था खोमेनी अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो ईरान, अगर उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा, तो ये आपकी गलत सोच थी ना। पर ऐसा नहीं सोचा था। आपका मकसद था, आपका मकसद ये हाहाकार मचाना है। आपका मकसद है इस पूरे इलाके पे आपका कंट्रोल हो, ताकि एनर्जी सोर्सेज पे आपका कंट्रोल हो, यातायात पे आपका कंट्रोल हो। आप इससे काफ़ी मुल्कों को, रशिया को आइसोलेट कर दें और चाइना को मार्जिनाइज कर दें, और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज या उभरती जो पावर्स हैं आप उनको कॉशन कर दें। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी, ये आपने सोच समझ के की है। और इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई कोई इसमें बहुत बड़ी मतलब सोच की जरूरत थी कि भाई होगा क्या। सबको मालूम है जब यहाँ से डिस्टर्ब होगा, जब यहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन क्लोज हो जाएगी, जब आप पूरे के पूरे अरेबियन सी में, पूरे के पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, पूरे के पूरे रेड सी में, अगर मेडिटेरेनियन में आपकी चारों तरफ सेनाएं हैं, तो आपने तो दुनिया में बगैर वर्ल्ड वॉर के वर्ल्ड को वॉर में घसीट लिया ना। तो ये एक हकीकत है। देखिए इसमें कहाँ तक मेरे ख्याल में होगा, सब देखते हैं। लेकिन भारत के लिए ये संकट बिल्कुल सामने अब नजर आ रहा है। अब तक सरकार ये कह रही थी कि पेट्रोलियम का, गैस का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कल तक ये बात कही जा रही थी, और आज सुबह हम खबर सुनते हैं कि 60 रुपए कीमत बढ़ गई है। और कीमत बढ़ने का असर यही बताया जाता है कि भाई आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। सीएनजी कंपनियां भी सरकार को पत्र लिखकर स्पष्टता मांग रही हैं कि अगर हमें कतर से सस्ती गैस नहीं मिली तो फिर हमें महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। अगर हम खरीदेंगे महंगी तो फिर आगे कंज्यूमर को भी महंगा होगा, वो ज्यादा दाम देना होगा। देखिए साहब, ये तो मेरे ख्याल में ज्यादती है लोगों के खिलाफ। ये बिल्कुल ज्यादती है। अभी तक जो आप गैस ले रहे हो, वो तो आप गैस वो ले रहे हो जो आपको एक प्राइस पे मिली है। अगर आपके पास 10 दिन का भंडार है तो 10 दिन तो आप उस पे देंगे। जो फ्यूचर की गैस आएगी, अगर आपको लगता है कॉस्ट, तो पहले उसको कॉस्ट को आप उठाइए, आपकी कंपनीज उठाए। क्या आपकी ये जो कंपनीज है इनके पास प्रॉफिट्स नहीं है? क्या इनके पास क्वेश्चन नहीं है? क्या सारा का सारा बोझ आप देश के गरीब आदमी पे डाल दो? और ये तो बिल्कुल गलत है ना। देखिए ये तो सरेआम गलत है, इसमें कोई आप दो राय नहीं रखते। जब आपकी कंपनी, जब आप इंपोर्ट करेंगे हाई ड्यूटी पे, हाई कॉस्ट पे इंपोर्ट करेंगे, तो फिर आप उसको पास कीजिए अपने कंज्यूमर पे। लेकिन आज तो आपने एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में आपने इसका मतलब जो आपकी ऑयल कंपनीज है उनके पास क्वेश्चन नहीं है, उनके पास कोई मार्जिन नहीं है। और सिस्टम है। आप अगर आज गैस प्रोक्योर करते, मान लो आज एलएनजी की आप प्रोक्योरमेंट के लिए बात करते हैं, अमेरिका रशिया से बात करते हैं, आपकी डील साइन होती है, कॉस्ट पे डील साइन होगी, 40 डेज में, 30 डेज में जब भी आएगी तब आएगी ना आपके पास। तो जब तक जो आपको इंट्रीम मेजर्स हैं, इसका मतलब आप इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। मतलब ये तो कोई बात नहीं ना कि आप मतलब एकदम से मतलब इतना भारी, या तो पीछे मतलब जब गैस मिल रही है तो हाई प्राइस में मिलेगी, तो उसके इफेक्ट्स देखने को आएंगे, और दुनिया में होगा भी, तो डीजल पेट्रोल की भी कीमतें बढ़ेंगी, तो कंज्यूमर पे आप डालेंगे ना। इसी चीज का तो डर था। अब आपने, इसका मतलब आपके जो इमरजेंसी स्टॉक्स हैं जो आपको रखने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये कंपनीज की, वो कहीं ना कहीं जब इन कंपनीज को थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर बनाया था तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी। इतने दिन, आई मीन ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है। आप ये कह रहे हैं कि अगर दाम बढ़े, अभी तो खैर बढ़े नहीं है, जब आप महंगी वहां से खरीदेंगे तब आप दाम बढ़ाते, लेकिन आपके पास क्वेश्चन होता है, आपकी कंपनियों ने अब तक जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से आप उस गैस को सप्लाई कर सकते थे पुराने दाम पर, वो नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी बात, प्लानिंग नहीं की गई। अमेरिका के युद्धपोत तो इतने दिनों से वहां पर खड़े हुए हैं विशंबर दयाल साहब, ये तो हमें पता था कि अमेरिका आज नहीं कल ये करेगा।
बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल था इसमें जो मैं तो ये कह रहा हूँ इन लोगों को जिनको मालूम था कि ये होगा, सबको मालूम था, तो इनको रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ये इम्प्लीकेशन सबको मालूम था। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिसमें चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, चाहे चाहे यहाँ पे अपना सऊदी अरेबिया है, ये बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं साहब। इन सबको मुहिम उठानी साउथ अफ्रीका है, इन सबको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम लेनी चाहिए थी, साहब इस युद्ध को रोको। इस युद्ध से कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपको क्या चाहिए ईरान से? प्रेशराइज़ करना चाहिए था ना। साउथ ईस्ट एशिया दुनिया की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है साहब। हमारी और चाइना और इस इलाके की पॉपुलेशन लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब गरीब मुल्क हैं। हमारे पाकिस्तान के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन गरीब का चूल्हा तो गैस से चलता है। तो साहब ये शरीय और मैं एक जो बात कह रहा था कि आज अगर आप कीमत बढ़ा रहे हो तो किस बेसिस पे बढ़ा? आज तो आप वो गैस सप्लाई कर रहे हो जो कल तक आपने ले रखी थी, तो आपने नॉर्मल दाम पे। जब आप नई खरीदेंगे हाई दाम पे, उसके लिए आपके पास खरीदने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप खरीदिए, महंगी खरीदिए और महंगी बेचिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो पुरानी सस्ती खरीदी उसी पे महंगाई लगा के आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, और फिर आपकी कंपनी जो लेंगी वो तो महंगी लेंगी, तो वो तो महंगी बेचेंगी। तो जो कंपनीज में जो प्रॉफिट है, जो कंपनीज के पास मार्जिन होना चाहिए, जो कंपनीज के पास कुशन होना चाहिए, इमरजेंसी कुशन, उसका तो उसने कोई इस्तेमाल किया ही नहीं। तो 1 to 1 है, मेरे पे दबाव आया, मैंने आप पे पास कर दिया। तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि प्लानिंग के मोर्चे पर हम फेल हुए, हमें पता था कि अमेरिका ये करेगा, और जैसे ही अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का संकट आएगा। आपकी ज्यादातर आधी से ज्यादा गैस आपकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आती है, आपको दूसरा इंतजाम करना था, आप वो इंतजाम करने से तो चूक गए। ये तो साफ फेलियर है, आप ये कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं जब ये संकट आ गया है तब अब स्थिति आगे क्या, यहां से सोल्यूशन के बारे में आप कैसे विचार करेंगे, और हमारे पास और कौन से रूट है गैस के लिए? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास एक हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहा है, रशिया। आप लोग पत्रकार हैं, आप देखिए, आपने नवंबर के बाद, मैं आपको डीजल का मतलब क्रूड का एस्टीमेट दे सकता हूँ, एलएनजी का भी मैं वर्कआउट करके अगर आप कहें तो दिखा सकता हूँ। आप पिछले जून में आपने $2 मिलियन पर डे लिया। नवंबर में 1.91 मिलियन बैरल्स पर डे आपने रशिया से क्रूड लिया। लेकिन अमेरिका के प्रेशर में आपने दिसंबर में कम कर दिया, जनवरी में कम कर दिया, और तो अब तो आपने 0.8 मिलियन ही, मतलब आपने सिर्फ 7 लाख, आपने मतलब 7 लाख ही तो बैरल लिए, जबकि आप 20 लाख बैरल ले रहे थे। आप 190 बैरल, मतलब 19 लाख बैरल ले रहे थे। आपने रिड्यूस किया, तो इसी तरह आपने एलएनजी में रिड्यूस किया। आपने एलएनजी में रिड्यूस किया तो आपकी आज ये दुविधा है। ये देखिए, हर चीज आप अगर किसी भी उसमें करेंगे और इसको अपना नेशनल इंटरेस्ट कह के, और अगर आप कुछ मुद्दों को हेड ऑन नहीं लेंगे, तो ये आपको फेस करना पड़ेगा। अब आपकी ऑल्टरनेटिव सोर्स है रशिया, आप उससे कितनी जल्दी दोबारा से, उसका हमारा डिस्टेंस इशू आता है, बहुत डिस्टेंस है। आपको देखिए, आपको कतार से और यहाँ से गल्फ से आपको लगते हैं शिपिंग के 10 डेज, 6 डेज, 8 डेज, 12 डेज। वहां से आपको लगते हैं, मतलब जब आप रशिया से लाओगे तो वही 40 डेज, 39 डेज। तो वो इश्यूज। ये संकट के लिए अमेरिका क्या कर सकता है? अब मैंने कल ये भी खबर पढ़ी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वहां से जहाज गुजरने के लिए अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्या ये आपको प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि वहां से तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जारी रहे और अमेरिका खुद उन जहाजों की सिक्योरिटी के लिए आगे खड़ा रहे? क्या ये संभव है? आप जहाज चलते हैं, देखिए कंपनीज से, कंपनी में लोगों की लाइव्स के अलावा कंपनीज पे एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर आर्बिट्रेशन वगैरह, ये सब चीजें हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, क्या प्लांट्स जहाँ से आपने निकालना है, जहाँ से आपने पंप करना है, उनकी फंक्शनलिटी, ये स्टेबिलिटी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, अब आपने दुनिया को एक फंदे में फंसा दिया, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये फंदा लंबा है। क्यों? अगर मान लो इसमें अमेरिका बिल्कुल इसमें सक्सीड हो जाता है, देखिए इस लड़ाई में विक्ट्री, जीत किसकी होगी ये नहीं कहता, पर अमेरिका सक्सेस मान लो, अमेरिका सक्सीड करता है अपने एजेंडा में, और कुछ टर्म्स पे मान जाता है वो ईरान, और ये पीस आ जाती है।
तो क्या इस इलाके में पूरा का पूरा फिर अमेरिका का दबदबा होगा? अमेरिका कल कुछ भी करेगा? और मान लो अमेरिका फेल हो जाता है और इसमें ईरान सक्सीड कर जाता है अपने आप अपनी सोवरेनिटी बचाने में और अपने अपने किसी कंप्रोमाइज कर लेता है, तो वहां तो जो मॉडरेट एलिमेंट्स थे, जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट थे, उनको तो जो 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 हार्डलाइनर्स हैं उनको तो वो बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। तो वो काफी दिन तक एरिया अनस्टेबल रहेगा ना, बिकॉज वो अपना एजेंडा रखेंगे साहब। वो जो 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 चीज कर रहे थे वो करेंगे, फिर तो खुल के करेंगे, फिर तो ये इलाका टेररिज्म देखेगा और अनस्टेबिलिटी देखेगा। तो आपने दुनिया को फंसा दिया है। तो भारत को तो बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ, बगैर किसी की परवाह किए अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेके अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो रशिया के साथ टाई अप कर देनी चाहिए। और ईस्ट कॉरिडोर जो हम बार बार बात करते हैं, व्लादिवोस्टोक से चाइना, चेन्नई, व्लादिवोस्टोक से, वो एक्सप्लोर करना चाहिए। उसमें थोड़ी सी कॉस्ट होंगी, दोनों साइड्स वो कॉस्ट बेयर करें। तो सकलेन से जब वो गैस चलती है व्लादिवोस्टोक तो वो लंबा ले लेती है, और अगर आप बीच से जब चलते हैं तो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। तो वो आपको कॉस्ट दोनों कंट्रीज को शेयर करनी पड़ेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वेनेजुला से आप कहाँ इतनी दूर मतलब उसको सोचोगे, और वो फिर इसी स्टेट से आएगा, वो फिर अल्टीमेटली तो सब कुछ आके जो है मतलब आपका जो रेड सी है उसमें आएगा ना। सुएज कैनाल इज द सोर्स ऑफ लाइफ, नो? नहीं तो फिर आप साउथ अफ्रीका के साउथ से जाके फिर तो वो और भी 15 दिन 10-12 दिन, और उसकी कॉस्ट और वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके लिए भी सोर्स तो चाहिए ना। एलएनजी की सोर्सेज बड़ी लिमिटेड है। तो ये एक आप बड़ी बड़ी अब कितने गंभीर संकट में भारत फंस गया है, और अगर अब फंस भी गया है और बाकी ऑल्टरनेट रूट की तलाश भी हम करते हैं तो उसमें कितने दिन का वक्त लग सकता है? देखिए, ऑल्टरनेटिव रूट तो मैं समझता हूँ रशिया के साथ तो हफ्ते ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हमारी कंट्री टू कंट्री भी रिलेशनशिप है। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, बस उनको एक उनकी कंपनीज को फ़ोन करना है और अपनी कंपनीज को यहाँ बोलना है, जो भी लेटेस्ट है उस पर वो कंसेशन अवेलेबल है नहीं है क्या है, वो तो बहुत क्विकली हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लग सकता है, दैट्स ऑल। उसकी उनको कोई थोड़ी रोकेगा। और एक वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूट है। और अब मान लो 1 महीना, मान लो अमेरिका कह रहा है आपको 1 महीना हम परमिट करें, चलो मान लो भाई आपकी मजबूरी, आप अमेरिका की बात माने, डिक्टेट माने, तो 1 महीने में तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज तो फिर 6 महीने तक होता रहेगा, 8 महीने तक। तो आपको हरी दिखानी है, आपकी कंपनीज को मेंटली प्रिपेयर हो, ओवरनाइट काम करना है देश। अगर आपके अपने देश को से तो कीमतें बढ़ेंगी, ये तो कुछ भी नहीं है, तो डीजल की कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एरिया डिस्टर्ब जो है। और इसमें क्या है, अगर आप देखें इसराइल पे अब कौन सा खतरा था भाई? इसराइल की ईरान की तो बॉर्डर भी नहीं लगता, और लेबनीज का ईरान का जो बॉर्डर लगता है उस पर तो साहब आपने 2024 में आपने एक सीज फायर एग्रीमेंट की है, जिसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए, और यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, और अमेरिका ओवरसी करे, और आप उसको करके तो फिर क्या प्रॉब्लम है साहब? गाजा आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। आप एड आने दें ना आने दें आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को उठाएं, जिस मर्जी को करें। तो इजराइल के अस्तित्व को कहाँ से खतरा है? एक बवंडर बना दिया, एक हवा बना दिया अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। नेतन्याहू ने 40 साल से सत्ता में है, एक हवा बना दिया साहब, हमारी एग्जिस्टेंस का खतरा। अरे कौन किसकी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है? मिटा सकते हो किसी देश को जो आके बस गया? उसके चारों तरफ देखिए ना, आपका बफर देखिए, जॉर्डन, वो आपको कुछ कह सकता है? सीरिया, इराक, आप लेबनान के पास क्या पावर है? गाजा, वो जो थे वो अपने पैलेस्टीनियन ऑलरेडी डिवाइडेड है। एक गाजा में वो अलग थे, और वेस्ट बैंक वाले गाजा वाले आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, और वेस्ट बैंक में आपने प्रेशराइज करके वेस्ट बैंक को भी तो आपने खदेड़ दिया। तो आपकी कोई मतलब कोई आपको खतरा नहीं था। ये दुनिया में जो ये आपने अनस्टेबिलिटी लाए हैं, अनप्रेडिक्टेबल आपका जो बिहेवियर है ट्रम्प का, अनस्टेबिलिटी की, अराजकता फैलाने वाली बात।
दिस इज अ टेररिज्म ऑफ जो डिफरेंट नेचर। जो सवाल भारत में विपक्ष पूछ रहा है कि भारत ने क्यों अमेरिका को इतनी ताकत दे दी अपनी विदेश नीति तय करने की, कि पहले वो ये तय कर देंगे कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, फिर वही ये तय करेंगे कि अब आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है, या वाकई आपको लगता है कि अमेरिका के साथ डील करते वक्त हमसे कोई चूक हुई है? हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को जिस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए था हमने नहीं रखा है। ये देखिए, ट्रेड डील एक अलग चीज है और एनर्जी सिक्योरिटी एक बिल्कुल अलग चीज। और ट्रेड डील में अगर टैरिफ्स लगा के अगर आप कर रहे थे तो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, विपक्ष क्या बोलता है, अगर विपक्ष में दम होता तो 10 साल से बहुत सी चीजें हुई होंगी जो विपक्ष रोकता। मेरा मानना ये है, एज ए इंडियन, जो मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टेज पे आपको आपकी सबसे बड़ी इमरजेंसी देश के लिए, भारत अगर आज प्रोग्रेस कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि आपको एनर्जी अबंडेंट अवेलेबल है, आपको तेल और बिजली और पानी और ये चीजें आपको अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, इसलिए भारत तरक्की कर रहा है। ये चीजें जब अगर आपको कहीं से भी कर रहा है तो ये आपकी टॉप इमरजेंसी है, तो इसमें आपको कंप्रोमाइज। जहां तक ट्रेड की बात है, हमारा और अमेरिका का टेक्नोलॉजी पता नहीं भाई, देखो एक सिंपल सी बात है, 98 में इस मुल्क ने हमारे पे सैंक्शन लगाए, 20 साल 25 साल ही पुरानी तो बात है, सैंक्शन लगाए, तो हम सैंक्शन में तो नहीं मरे ना, हिंदुस्तान में कुछ रुका 91 के बाद, जब से इंडियन इकोनॉमी खुली है, अगर आपने सैंक्शन लगा दिए तो उसका कोई फर्क पड़ा? इंडियन ट्रेडर, इंडियन एंटरप्रेन्योर पे छोड़ देती सरकार, क्यों इन्वॉल्व हो रही है? वो रास्ते निकाल लेता यार एक्सपोर्ट करने के, आप उसकी सपोर्ट करते, उसको एक पैकेज देते, ना कि अमेरिका की एक डिक्टेट है। आप उससे कोई ऐसी उससे क्या क्या ले आए आप अमेरिका से? कौन सी टेक्नोलॉजी है आप जो दुनिया भर को, जो हमारी टेक्नोलॉजी, आप पहले भी तो सर्वाइव कर रहे थे। आप पहले भी तो आप सेल्फ सफिशिएंट थे काफी हद तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि भाई हमारा 70-75 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, उधर एक्सपोर्ट था, उधर से इंपोर्ट कम थे, हमारा ट्रेड सरप्लस था, और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं हमारी। मेरा मानना ये है कि हमारा एंटरप्रेन्योर उनको दुबई के जरिए, यूएई के जरिए कहीं, क्योंकि अगर अमेरिका की आज की स्ट्रैटेजी और आज का डेमिनर क्या है, आज की पोजीशनिंग क्या है, आज की प्रोजेक्शन क्या है अमेरिका की? आज की प्रोजेक्शन है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो लोग चुप कह रहे हैं वो मेरे साथ है, जो मेरे खिलाफ बोल रहा है उसको जो ना कर रहा है उसको मैं मिटा दूं, राइट? जब उसका वो पब्लिकली बोल रहा है ये सब चीजें, और पूरी की पूरी टीम बोल रही है, ट्रम्प एक मुकड़ा है, तो पूरी टीम जब एग्रेसिव है ना, तो कुछ लोग, तो देखिए, बात सिर्फ ईरान और युद्ध की नहीं है, कौन किसके पक्ष में, बात है जिन मूल सिद्धांतों पर ये दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चली थी, उन मूल सिद्धांतों पर बहुत से मुल्क बहुत गरीबी से निकल के बहुत काबिल हो गए, वहां सब कुछ आया है उन मूल। नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यही मुल्क जो थे कॉलोनीज थे आपके यूरोपियंस की, यही लोग सफर कर रहे थे, ये लोग गुलाम थे। तो जो मूल मूल्यों पर, और भारत ने जो मूल वैल्यूज क्या है, मूल वैल्यूज दुनिया की क्या थी? लॉ ऑफ द लैंड, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपका बच्चा अमेरिका में चला गया तो फिर अमेरिका में जो लॉज हैं वो वहाँ कोई दुबायत नहीं है, किसी किस्म की एथनिक डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि इससे दुनिया सफर कर रही थी। अगर आप दोबारा से इस किस्म की लाते हो, अगर आप दोबारा से ये प्रैक्टिसेस लाते हो, तो फिर दुनिया, फिर तो विनाश है ना। तो फिर तो आप विध्वंस लीला रच रहे हैं और दुनिया चुप है। तो ये मेरा मानना है भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरा ये टूट विश्वास है कि जिस तरह से अमेरिका चल रहा है वो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कि वो उसका बस चला तो दोबारा से मतलब एक डिफरेंट जो वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है, कहीं उसकी तरफ इस दुनिया को घसीट हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। भारत के सामने दिक्कत तो है, लेकिन इस दिक्कत का हल कितनी जल्दी हम ढूंढते हैं, इस पर अब सवाल है। छोटा सा ब्रेक।